हेलो एवरीवन, आज फिर से हम लोग एबीटीए का और एक पेज सॉल्व करेंगे। तो एबीटीए का जो हमारा पेज नंबर SC3 था, आपका इंग्लिश वर्जन का फिजिक्स का SC3 था, उसका सॉल्यूशन मेरे चैनल में आ चुका है। जिन्होंने नहीं चेक किया उसको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और हमारा ये जो पूरा सीरीज जो है, जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट पेपर्स आपके सेमेस्टर 4 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आज हम लोग करेंगे पेज SC38। आपको जो इंग्लिश वर्जन का पेज है, पेज SC38 फिजिक्स का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप इसका जो पूरा पीडीएफ है, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है, उसका पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, और यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व कराएंगे, हमारा क्वेश्चन इधर ऊपर फ्लैश होगा, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें से मुझे आज बोलने बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने जो मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, आप में से बहुत सारे बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं, उन्होंने उसको ऑप्ट किया है और वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया, उनका मैं सॉल्यूशन करके और कॉपी चेक करके सबके ईमेल आईडी में मैं भेज चुका हूँ। अगर किसी को कोई अपना आंसर कॉपी नहीं मिला है, वो मुझे ईमेल करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझे बोल सकते हैं। मैं हर एक का जो मॉक टेस्ट देता, हर एक का मैंने रिप्लाई करने की कोशिश किया है। अगर किसी का पेपर बाई चांस किसी इंटरनेट फेलियर की वजह से उसका पेपर बैक नहीं गया है, आप लोग कमेंट करना या मुझे ईमेल करना, मैं आप लोग को दोबारा भेज दूंगा। और अभी भी जो बच्चे सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट दूंगा या नहीं दूंगा, मैं आप लोग को बोलूँगा, आप लोग को अपना जो अगर टेस्ट करना है अपने आप को, तो मॉक टेस्ट दीजिए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसके लिए 99 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। 99 रुपीज़ देखिए, ये वैल्यू ऐड अपने लाइफ में आप कितना वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कितना नंबर ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा तो आपको इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा कुछ मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम में जब डायरेक्ट जाएंगे, सेमेस्टर 4 में जब डायरेक्ट बैठेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में बैठना और कुछ घर से प्रैक्टिस करके जाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप अपना सेमेस्टर 4, क्योंकि HS एग्जाम आपका एक जिंदगी बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके लिए अगर आप लोग 100 रुपया भी खर्चा करने के लिए आप लोग इतना आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग मतलब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये मेरा चिंता हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लाना। अभी तक जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या पिन कमेंट में लिंक दिया है। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करेंगे एबीटीए का SC38। तो सॉल्यूशन करने से पहले बोल देते हैं, जो एकदम थियोरिटिकल क्वेश्चन है, जो हम लोग ऑलरेडी हमारे पढ़ते टाइम डिस्कस कर दिया, थ्योरी क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो अलग अलग प्रूफ है और अलग अलग न्यूमेरिकल्स है, वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। सो कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर उसका फोकस है, तो फोकल लेंथ कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बोला है। क्वेश्चन में देखिए, फोकल लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इस इमेज ऑन द वॉल। मतलब यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है, इस वॉल के ऊपर हमारा इमेज बन रहा है, यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है। ये क्या है, हमारा इमेज। सो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पेश करेंगे, तो इमेज डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस क्या दिया है, 35 सेंटीमीटर वॉल से, सो -35 सेंटीमीटर है इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या दिया है, -10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। सो 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f - 1/v। सो f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू है -10 और v का वैल्यू क्या है, -35। 1/-35 दैट इज -1/10 + 1/35। दोनों का एलसीएम करेंगे, क्या होगा, दोनों का एलसीएम करेंगे 70, दैट इज -7 + 2 दैट इज -5/70, या इसको सॉल्व करेंगे तो 14 आ रहा है, -1/14। सो 1/u का वैल्यू क्या आ गया, -1/14। सो u का वैल्यू क्या आ गया, u का वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हमारा क्या निकला, यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्टेंस है हमारा 14 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार शुड द वॉल बी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, वॉल से ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए, ये पूरा 35 है, ये 14 है, तो ये वाला क्या होगा, 35 - 14 दैट इज 21 सेंटीमीटर। वॉल से कितना दूर है, सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वॉल कितना होगा, वॉल से कितना दूर होगा, फ्रॉम वॉल दैट इज 35 - 14 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो वॉल से कितना दूर है,
वॉल से हमारा 21 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसका और का एक क्वेश्चन है, इसी का और का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका और का क्वेश्चन। चलिए 1 का और, क्वेश्चन क्या बोला है? और का क्वेश्चन बोला है रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन सब्सटेंस एट एन एंगल ऑफ थीटा एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द सन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है देखिए, बोला है कॉन्केव मिरर है, हमारे पास एक कॉन्केव मिरर दिया गया है, सन से सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आके इधर हमारा इंसिडेंट हो रहा है। तो सनलाइट आके अगर यहाँ पर हमारा इंसिडेंट हो तो हमारा सन कहाँ है? यहाँ पर सन इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है सनलाइट। तो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर हमारा इंसिडेंट हो रहा है, सो होने के बाद यहाँ से हमारा लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सनलाइट से। अगर बोला है कि सनलाइट अगर डायमीटर डी है, अगर सन का बोला है कि हमारा देखिए इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द सन, मतलब डी इज द डायमीटर ऑफ द सन बोला है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ सन। सो इन्फिनिटी से लाइट आता है, तो अगर ये वाला हमारा फोकस है, ये वाला फोकस पॉइंट है, तो इन्फिनिटी से जब लाइट आएगा कहाँ पर इमेज बनेगा बोलिए? तो इमेज बनेगा फोकस में। तो क्वेश्चन में पूछा गया डी है डायमीटर ऑफ द सन, तो हमारा ये डिस्टेंस क्या होगा? हमारा डायमीटर ऑफ द इमेज क्या होगा? बोला व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। तो स्मॉल डी अगर डायमीटर ऑफ इमेज है तो ये हमें निकालना है। तो ये अगर डायमीटर ऑफ इमेज है, ये हमें निकालना है, डायमीटर ऑफ इमेज। और क्वेश्चन में बोला है ये एंगल, हमारा क्वेश्चन में बोला क्या है, कितना दिया है? थीटा दिया है, ये एंगल थीटा दिया है। तो ये वाला एफ है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या? फोकल लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ है। सो देखिए डी है डायमीटर ऑफ द इमेज, एफ है फोकल लेंथ, थीटा इज द एंगल। क्वेश्चन में बोला है कितना एंगल सबटेंड किया है पोल में, ये हमारा पोल है, पोल में थीटा एंगल सबटेंड किया है। तो वो हमारा डी का वैल्यू क्या होगा? अभी देखिए, अभी हम लोग अगर टेन थीटा इमेजिन करें, टेन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस डी बाई एफ। ठीक है, अभी देखिए अगर थीटा हमारा स्मॉल होता है, थीटा तो हमारा स्मॉल है, बोला स्मॉल एंगल, इन्फिनिटी सर बहुत स्मॉल एंगल, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नील इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू डी बाई एफ। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? एफ इंटू थीटा। तो डी इक्वल्स टू एफ इंटू थीटा। तो डी क्या हो गया? एफ इंटू थीटा। मतलब डायमीटर ऑफ द इमेज क्या हो गया? फोकल लेंथ इंटू एंगल सबटेंडेड बाई द सन रे एट पोल। दिस इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, एफ इंटू थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमारा स्मॉल है। यह है 1 का और का आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए 1 का और हो गया, अभी करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 7 सेंटीमीटर। सो एक यहाँ पर हमारा टैंक है, यहाँ पर वाटर कहाँ तक है? वाटर है, हमारा डेप्थ है कितना? हाइट है, डेप्थ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बल्ब रखा है, यहाँ पर हमारा ऐसा बल्ब लगा है, ठीक है, ऐसा लाइट एमिट हो रहा है, बल्ब का लाइट एमिट हो रहा है। या हम लोग ऐसे ही पूछ सकते, यहाँ पर हमारा एक बल्ब से लाइट एमिट हो रहा है, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर। what is the surface of the water through which the light of the bulb can emerge out from the upper surface। तो हम लोग ऐसा करके हमारा लाइट एमर्ज आउट हो रहा है, ये है हमारा पूरा एकदम इस सरफेस में एमर्ज हो रहा है। तो इसका हमारा एरिया क्या है ये पूछा है, ये जो एरिया है ये पूछा है। तो इसका अगर ओ है, इसका रेडियस क्या है? आर है, इसका रेडियस है आर। अभी हमें ये निकालना है, इसके ऊपर पूरा क्या दिया है? ऐसा करके पानी है इसके ऊपर, तो कहाँ तक हमारा लाइट रे एमर्ज हो सकता है ये हमें पूछा है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो ये हम लोग बहुत बार प्रूफ कर चुके हैं। जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहेगा, याद कीजिए आप लोगों को मैंने बोला था कि रेडियस जहाँ तक हमारा जाएगा उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या था, ये हमने प्रूफ भी किया था। रेडियस का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू एच बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हमने प्रूफ किया था। आर इक्वल्स टू एच बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर एक लाइन ड्रॉ करते, ये एंगल हमारा क्या था? थीटा था, ये वाला फॉर्मूला था। सो देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? एच का वैल्यू क्या है? 7, म्यू का वैल्यू क्या है? 4/3, दैट इज 16/9 माइनस 1, दैट इज 7 बाई 16 माइनस 9/9, तो 9 ऊपर चल जाएगा तो 7, तो 16 माइनस 9 क्या होगा? रूट अंडर 7/9, तो 7
बाई √7 इंटू √9, तो √7 कट गया, तो √9 का रूट क्या होगा 3, 3√7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया 3√7 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा, एरिया पूछा है, तो इसका एरिया क्या होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो एरिया का वैल्यू क्या होगा, एरिया का वैल्यू है ए का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, जिस पाई का वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि इसका स्क्वायर तो यही हो रहा है, तो 7 7 कट गया, 22 इंटू 9, 2 9 से 18, 1 2 9 से 18, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया थ्रू विच लाइट कैन बल्ज आउट। तो लाइट जो निकल पाता है वो इस एरिया से बाहर निकल पाता है, समझ पा रहे हैं। दैट इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। लिख लीजिए जल्दी, हो गया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग करेंगे 2 का और, चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, चलिए 2 का और क्या दिया है, rays of red light and blue light are incident on a given prism which will have larger angle of minimum deviation। तो प्रिज्म में देखिए, जब भी प्रिज्म में हमारा लाइट आता है, प्रिज्म में लाइट आता है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है बोलिए तो, सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट और सबसे कम डेविएट होता है रेड। ये वाला वायलेट है, ये वाला रेड है। अगर यहाँ पर व्हाइट लाइट आए, सबसे ज्यादा डेविएशन हमारा क्या होता है, वायलेट, सबसे कम होता है रेड। इसके अंदर बाकी सब लाइट है, VI B G Y O R ऐसा कर सब लाइट निकलता है, लेकिन जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम डेविएशन होता है। इसका रीजन क्या है, देखिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, डेविएशन का फॉर्मूला है I1 + I2 - A। मतलब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है 2I - A, यह है मिनिमम डेविएशन का कंडीशन। अभी एक चीज देखिए, हमारे जब डेविएशन का साथ और एक रिलेशन था कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था sin A + Δm/2 बाई साइन ऑफ A/2, ये हमारा था। अभी हमारे पास यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, और एक हमारा रिलेशन था μ = A + b/λ², A + b/λ², मतलब ये किसका इक्वेशन था, ये कॉची का इक्वेशन था, ये कॉचीस इक्वेशन था। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होगा। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, रेड का वेवलेंथ मच ग्रेटर देन वायलेट का वेवलेंथ है। सो रेड का जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो मच लेस देन वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, समझ गए। इसलिए हमारा रेड का सबसे कम होता है एंगल ऑफ डेविएशन और वायलेट का सबसे ज्यादा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये था 2 का और का क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद हम अच्छा, ये और का ए का क्वेश्चन था, बी का भी एक क्वेश्चन है। तो बी का क्वेश्चन क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्रेस द कोर्स ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म एमर्जिंग फ्रॉम इट। तो एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक सरफेस पर नॉर्मली आकर लाइट रख रहा है, तो कैसे लाइट जाएगा वो हमें निकालना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। चलिए 2 का बी, ये वाला एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। सो एक लाइट रे ऐसे नॉर्मली आके लग रहा है, मतलब नॉर्मल में आके लग रहा है, तो लाइट रे आ रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मली आके लग रहा है, तो नॉर्मली आके लगेगा तो मतलब इधर भी ऐसे जाएगा। रुकिए थोड़ा, इसको थोड़ा मीठा के अच्छे से बनाते हैं। चलिए, ये रे ऑफ लाइट, तो ऐसे करके रे ऑफ लाइट नॉर्मली आके, रे ऑफ लाइट ऐसे करके नॉर्मली आके हमारे यहाँ लगा। सो यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट Q है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी का नॉर्मल है, तो नॉर्मली आके लग रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I1 क्या है 0, R1 क्या है 0। अब यहाँ पर हमारा लाके लग रहा है, तो R2 क्या होगा। सो R2 हमारा क्या होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। देखिए R2 क्या होगा। अभी देखिए हमें क्या पता है, ए का वैल्यू क्या, इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है, इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब ए का वैल्यू है 60 डिग्री। अभी हमें क्या पता है, ए का वैल्यू है R1 + R2, तो यहाँ से 60 डिग्री, R1 का तो वैल्यू 0 है पर R2, तो यहाँ से R2 का वैल्यू क्या होगी, R2 का वैल्यू होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारा 60 डिग्री, तो ये जब बाहर निकलेगा तो हमारा I2 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पूछा है। अभी देखिए ये ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट क्या होता है बोलेगा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का 1.5 होता है।
अभी देखिए हमें क्या पता है कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो क्या होगा, तो बाहर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसका अगर μ1 इसका अगर μ2 होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि μ1 sin R2 इक्वल टू μ2 sin I2 लिख सकते हैं। सो μ1 का वैल्यू क्या है 1.5 sin 60 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ I2। तो साइन I2 का वैल्यू क्या है 1.5, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 का वैल्यू है ये वाला। तो यहाँ से 1.5 तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1.5 इंटू ये, तो साइन I2 का वैल्यू 1.5/2 करेंगे तो 0.75 √3 हो रहा है। तो ये जो वैल्यू हो रहा है, ये जो हमारा I2 निकलेगा, I2 का जो वैल्यू है साइन इनवर्स 0.75 √3, ये जो वैल्यू है कैलकुलेटर में करके देखना, ये जो वैल्यू साइन 60 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये जो वैल्यू आएगा I2 का वैल्यू वो 60 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, 60 डिग्री से ज़्यादा होगा। और देखिए हमारा ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल जब मैंने आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या है 60 डिग्री, ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पर I2 हमारा 60 डिग्री हो रहा है, मतलब ये I2 ही हमारा क्या हो जा रहा है क्रिटिकल एंगल हो जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल होगा मतलब यहाँ पर क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट ऐसे ग्रेस करके निकल जाएगा बाहर। यहाँ पर क्या हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो I2 हमारा ऐसे करके निकल जाएगा, मतलब हमारा I2 क्या हो गया ग्रेटर देन 60 डिग्री, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सॉरी ये वाला हमारा नहीं, हमारा यहाँ पर जो 60 डिग्री है ये 60 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला हमारा थीटा सी है, तो ये वाला हमारा नियर अबाउट क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया मतलब ग्रेजिंग अलॉन्ग द मीडियम, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है 0.75 √3, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना डिग्री का वैल्यू हो रहा है नियर अबाउट, देखिए क्या हो रहा है नियर अबाउट 1 के पास जा रहा है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे करके हमारा लाइटर ट्रेस आउट हो जाएगा। तो क्या लगेगा कोई लाइटर बाहर नहीं निकल रहा है, तो लाइटर क्या लगेगा हमारे पास ऐसे करके वापस आ जा रहा है, ऐसे करके वापस आ जा रहा है, ऐसे लगेगा कि हमारा कोई भी लाइटर बाहर नहीं जा रहा है। ये वाला हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हमारा डिफ्लेक्टेड रे, ये वाला हो गया इमर्जेंट रे, ये वाला क्या हो गया इमर्जेंट रे। तो ये वाला है हमारा पूरा ट्रेस ऑफ पाथ वेयर लाइट कम फ्रॉम द परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है। समझ पाए? ये था 2 का और का बी, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्क्रीन के ऊपर तो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या बोला है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव कितना दिया है, फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर, एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, आईपीस कितना बोला है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इफ टेलीस्कोप यूज टू व्यू अ 100 मीटर हाई टावर, तो 100 मीटर हाई टावर, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा, ऑब्जेक्ट हाइट कितना बोला है, ऑब्जेक्ट हाइट ओ कितना बोला है 100 मीटर ऑब्जेक्ट का हाइट बोला, 100 मीटर हाई टावर 3 किलोमीटर अवे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर अवे, तो -3 किलोमीटर। तो ये किसका रेस्पेक्ट में होगा, ऑब्जेक्टिव पर रेस्पेक्ट में, क्योंकि दूर है ऑब्जेक्ट, तो -3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड करेंगे तो ये माइनस साइन कन्वेंशन। सो हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आईपीस। तो फाइनल इमेज कहाँ बना है, बोल देखिए 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आईपीस। तो इमेज क्या बना है आईपीस के रेस्पेक्ट में, तो इमेज कहाँ बनेगा VE, वो कितना बना है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, ये हमारा बना है। तो ये क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस ये हमारा दिया है। सो देखिए 3 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है -3000 मीटर या -3000 और 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव का देखेंगे केस, ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है 1/v0 -1/u0 = 1/f0। हमें क्या निकालना 1/v0, तो 1/v0 = 1/f0 + 1/u0। सो 1/f0 का वैल्यू क्या है, f0 का वैल्यू है 150, u0 का वैल्यू क्या है 1/u0 का वैल्यू देखिए 5 का 0 होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 3 1 2 3 4 5, तो 150 × 2 का कितना होता है 150 × 2 का 300 होता है, लेकिन कितना है फिर 3 तो 0 है, तो 1 2 3 2000 होगा, प्लस इसका क्या 1,
तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड क्योंकि कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट मेथड करके जो मैंने आप लोग सीखा था अप्रोक्सीमेट मेथड, इसको हम लोग नियर इक्वल टू 2000 बाई 3 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। तो 3 तो 0 चल गया, 2 × 150 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से 1/V0 का वैल्यू क्या आ गया 1/150। तो यहाँ से V0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो V0 हमारा क्या निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा निकल गया 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ साइड में करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा V0/U0, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। तो V0 क्या है 150, ये वाला है 150, U0 क्या है माइनस ये वाला -3 1 2 3 4 5, सो 150 इंटू 2 क्या होता है 300, 3 × 0 है तो 2000, सो -1/2000 ये हमारा हो रहा है मैग्निफिकेशन -1/2000। सो मैग्निफिकेशन क्या हो गया -1/2000 -1/2000 हमारा ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हो गया। अभी सेम चीज हम लोग करेंगे किसके लिए, आईपीस के लिए करेंगे। तो आईपीस के लिए क्या होगा, आईपीस ये क्वेश्चन अच्छा है देखिए, आईपीस के लिए हमारे पास क्या दिया है, ये वाला दिया है, हमें यूई निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है 1/VE - 1/UE = 1/FE। तो 1/UE क्या हो जाएगा 1/VE - 1/FE। सो VE का वैल्यू क्या दिया है -25 सेंटीमीटर, इस तरफ लेफ्ट में है। सो 1/-25 -1 क्या है 1/5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 यहाँ पर 1 - 5 × 5 दैट इज -6/25। तो यहाँ से आईपीस का हमारा इमेज डिस्टेंस क्या आ गया -25/6 सेंटीमीटर, ये हमारा आईपीस का इमेज डिस्टेंस आ गया है यूई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस निकालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा मिटा के करना पड़ेगा, तो पहले इस साइड को मैं मिटाऊंगा, इसको पहले लिख लीजिए, इधर से मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसके बाद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले ये वाला लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ से ये जैसे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकाला था वैसे मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए अभी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इधर निकालते हैं। सो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस क्या बोला है, सो हमारे पास ME क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस VE/UE। सो VE क्या है -25, UE क्या है -25/6। तो 25 कट गया, क्या बाकी रहेगा 6 रहेगा, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गई, ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन होगा M0 × ME। तो M0 क्या है -1/2000 इंटू ME क्या है 6, दैट इज 2 3 6, 2 × 1000 दैट इज -3/1000। ये हमारा टोटल मैग्निफिकेशन आ गया, ये हमारा टोटल मैग्निफिकेशन है -3/1000। और टोटल मैग्निफिकेशन का मतलब ही क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। इसी का वैल्यू क्या है 3/1000 दिया है। तो इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट क्या दिया है देखिए 100 दिया है, सो -3/1000। अब ये मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो माइनस हमारा चल जाएगा, माइनस हट जाएगा, मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो यहाँ से 1000। सो हम इमेज हाइट क्या निकल जाएगा 3 × 100/1000 दैट इज 0.3। हमारा क्या निकलेगा, हमारा ये मीटर में था तो ये वाला मीटर में निकलेगा, या 30 सेंटीमीटर। सो हमारा जो फाइनल आंसर है कि हमारा इमेज का हाइट क्या होगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, कहाँ लिखो, इधर ही मिटा के लिख दे रहा हूँ। तो हमारा फाइनल जो आंसर है कि इमेज का जो हमारा हाइट होगा, इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा I = 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चे ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिए। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, हमारा ये वाला 30 सेंटीमीटर हो गया, या 0.3 मीटर हमारा आंसर हुआ। समझ पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसको लिखना चाहते लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का और अभी करेंगे हम लोग 3 का और। क्या दिया है देख लीजिए 3 का और। 3 का और क्या बोला है, बोला है पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर, प्रेस्क्राइब अ लेंस फॉर ही कैन सी अप टू 12 मीटर। 3 मीटर तक वो इजीली देख पाता है, तो एक ऐसा लेंस चाहिए जो उसको 12 मीटर तक देख पाएगा। तो वो पहले कहाँ तक देख पा रहा है,
भी है 3 मीटर तक देख पा रहा है कि ऐसा लेंस मुझे चाहिए जो कहाँ तक देख पाएगा, 12 मीटर तक देख पाएगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। सो ये हमें निकालना है, यहाँ तक निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास लेंस का इक्वेशन क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/f क्या हो जाएगा, 1/v का जगह क्या लिखेंगे -3, 1/u का जगह क्या लिखेंगे -12, दैट इज -1/3 प्लस 1/12, दैट इज 12 -4 प्लस 1 दैट इज -3/12। सॉल्व करेंगे 4 दैट इज -1/4। तो मेरा फोकल लेंथ क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। तो ये फोकल लेंथ 4 मीटर और ये किस में है, माइनस में है। तो हमें कौन सा लेंथ यूज करना है, माइनस फोकल लेंथ किसका होता है, माइनस होता है कॉनकेव लेंस का। सो हमें वी हैव टू यूज ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या 4 मीटर। तो उस पर्सन को अगर 12 मीटर तक देखना है मुझे उसे कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा जिसका फोकल लेंथ कितना है, जिसका फोकल लेंथ है 12 मीटर। ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कॉनकेव लेंस, समझ गए। तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। ये 3 का हमारा और हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क फंक्शन, हाउ वर्क फंक्शन रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सभी लोग को पता है। वर्क फंक्शन के साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की क्या रिलेशन है, h न्यू नॉट, ये है उसका रिलेशन। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन है, मैंने पढ़ाने का टाइम बोला था। इसके साथ 4 का और एक न्यूमेरिकल है, तो 4 का और हम लोग कर लेते हैं। चलिए 4 का और जहां जहां न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग करेंगे। चलिए 4 का और क्या बोला है, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय मेटल, जिसका वर्क फंक्शन कितना दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 198 नैनोमीटर। हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें निकालना है, कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका हमारे पास आइंस्टाइन का इक्वेशन है हमारे पास। इसका मतलब क्या है 1980 एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc/लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, यही तो फॉर्मूला था। अभी मैंने आप लोगों को बोला था अगर लैम्डा मेरा एंगस्ट्रॉम में रहता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 12400 बाई लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में रहता है 1980, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। वर्क फंक्शन कितना दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दिया ही है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में दिया, तो फाइनल आंसर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो एक चीज़ देखिए 1980, इसको मैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाऊंगा। अभी अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा के मेरे आसपास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12400 1980, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2000 लिख सकते हैं। 1980 को मैं नियरली 2000 लिख दिया, माइनस 1.5, तो 2 to 0 कट गया, 2 × 10 2 6 12 2 × 2 दैट इज 6.2 माइनस 1.5 दैट इज 7 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर आ चुका है। सो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ गया 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ चुका है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो ये वाला हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है। आफ्टर देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा पी, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा। तो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन पार्टिकल है, दोनों को हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल में एक्सेलरेट किया है। तो पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h/m × v। तो इसी का मतलब क्या है h/√2m e, इसी का मतलब क्या है h/√2m q v। ये कैपिटल v क्या है पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फा क्या होगा। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा h/√2m प्रोटॉन q प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल है तो ये वाला पोटेंशियल भी रहेगा, सेम पोटेंशियल है। नीचे क्या होगा √2m अल्फा q अल्फा बाई v होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा m अल्फा q अल्फा बाई m p q p, ये वाला हमारा हो जाएगा।
अभी देखिए वी ऑलरेडी नो दैट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन एंड सॉरी ट्वाइस नहीं 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा इधर क्या लिख लेंगे 4 इंटू एम पी 2 इंटू क्यू पी बाई एम पी इंटू क्यू पी। तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बाकी है रूट अंडर 8 आ गया। तो रूट अंडर 8 का मतलब क्या है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मतलब 2 रूट 2 की 4 बाहर आ जाएगा। तो मेरा लैम्डा पी इज टू लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा 2 रूट 2 इज टू 1। सो हमारा क्या आ गया 2 रूट 2 इज टू 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है 2 रूट 2 इज टू 1। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर 2 रूट 2 इज टू 1। समझ गए, यह क्वेश्चन नंबर 5। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्योंकि हमारा लैम्डा पी लैम्डा अल्फा पूछा था वो निकल गया। तो 5 का और का एक क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं 5 का और का क्वेश्चन। क्या बोला है देखिए, तो 5 का और का क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम मूविंग विद आरएमएस वेलोसिटी एट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। तो हमारे पास और उसका मास दिया, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या दिया है 14.0076 U। अब यहाँ हमारे पास क्या पता है 1 U का मतलब है 1.67 10 to the power minus 27 kg। ये बिना कैलकुलेटर का कैसे करेंगे मैं वही सिखाऊंगा। सो 14.0076 इंटू 1.67 10 to the power minus 27 kg। तो ये हमारा मास आ गया। देखिए YouTube में मैक्सिमम टीचर कैलकुलेटर यूज करके सब एबीटी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं कि बिना कैलकुलेटर के कैसे हम लोग करेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड से, क्योंकि आपका एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो सबसे पहले हमें आरएमएस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सो वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या है रूट अंडर ऑफ 3RT/m 3RT/m, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स दिया है तो RT का क्या बिठेगा, यहाँ पर बिठेगा KT रूट अंडर 3KT/m। सो यहाँ पर हमारा रूट अंडर 3 K का वैल्यू क्या दिया है 1.38, K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्लास 11 में आप लोग पढ़ते हैं 10 to the power minus 23 बाई m का वैल्यू क्या, ये पूरा है m का वैल्यू दैट इज 14.0076 इंटू 1.67 10 to the power minus 27 इंटू टेम्परेचर का दिया है 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर दिया है। ये वाला हमारा क्या निकल गया आरएमएस वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हमारा आरएमएस वेलोसिटी ये वाला निकल रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है लैम्डा इक्वल्स टू h/m इंटू वी आर एम एस, ये हमें निकालना है h/v इंटू आर एम एस। सो देखिए हम अगर h/m का जगह लिखते हैं वी आर एम एस का वैल्यू क्या है रूट अंडर 3KT/m, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा h/ रूट अंडर 3mKT, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है ना ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दिया तो सब इजीली आ जाएगा। h का वैल्यू क्या है 6.6 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू ये वाला 14.0076 इंटू 1.67 10 to the power minus 27 इंटू k का वैल्यू क्या दिया है 1.38 10 to the power minus 23। ये किसका वैल्यू है, ये हमारा k का वैल्यू है, ठीक है। और t का वैल्यू क्या दिया है 300 केल्विन। तो वे क्या क्या रूट से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, पहले निकाल लीजिए। देखिए -27 माइनस 23 क्या होगा 27 और 23 ऐड करेंगे तो 30 50, तो ये 50 है तो रूट का बाहर एकदम क्या आ गया 10 to the power 50। यहाँ पर देखिए -27 माइनस 23 दोनों मिला के -50 हो रहा है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power minus 25 आ जाएगा। उसका देखिए 3 इंटू 300 900, तो 900 का हम लोग एलसीएम कर सकते। देखिए 3 इंटू 3 9 है, तो 9 का एलसीएम करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, 100 का करेंगे तो 10, तो इंटू 300 900 का एलसीएम क्या होता है, सॉरी 900 का अंडर रूट क्या होता है 30, तो यहाँ पर हमारा 30 रूट का बाहर आ गया। और कुछ क्या बाहर आएगा रूट का, यहाँ पर 14 लिखा है, बाकी जो है हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 14.0076 इसको नियरली मैं अप्रोक्स करके 14 लिख दे रहा हूँ, 1.67 इसको नियरली अप्रोक्स करके मैं 1.6 लिख दे रहा हूँ, और 1.38 इसको नियरली अप्रोक्स करके मैं 1.4 लिख दे रहा हूँ। देखिए नियरली अप्रोक्स करके मैंने क्या कर दिया, इसको 1.4 कर दिया, ऊपर 6.6 है तो 6.6 10 to the power minus 34।
अभी देखिए 3 इंटू 10 जो 30, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, 22 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखिए अप्रोक्सीमेशन मेथड 2.2 10 टू द पावर -34 नीचे 25 ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा। सो -24 + 25 क्या होगा, दोनों माइनस करेंगे तो 5 9 और इसको करेंगे तो 9, तो 10 टू द पावर -9 ऊपर आ रहा है, नीचे क्या रहेगा देखिए 14 और 14, यहाँ पर एक पॉइंट है मतलब 1/100, तो मतलब 10 टू द पावर -2 होगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बाकी है, एक 10 है, यहाँ का एक 10, यहाँ का एक 10, दोनों को हटा के मैं नीचे बाई 100 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो ये बाहर आएगा तो रूट का बाहर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 14 इंटू 14 तो रूट का बाहर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 16 का अंडर रूट क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके देखिए बिना कैलकुलेटर के हमने कितना सॉल्व कर लिया। सो 14 इंटू 4 2 इंटू 1.1 2 इंटू 2 ये वाला आ गया। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ रहा है 1.1 10 टू द पावर -9 क्या आ रहा है इधर 14 इंटू 2। रुके कैलकुलेटर सॉरी फोन में ठीक से आ रहा है, मैं थोड़ा लास्ट में देख कर लेता हूँ कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक से आ रहा है। अभी देखिए 1.1 है, तो 1.1 को अगर इसको हटा दूँ तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। सो अभी देखिए 1.1 है तो 2 5 10 इंटू 2 5 10 तो 5.5 हो गया। तो फिर से अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ तो माइनस क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो 55/14, सो 55/14 को अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो 55 और 14 को हम लोग काट नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 55/15 लिख सकते हैं। तो इंटू 10 टू पावर -11, तो 5 3 जो 15, 5 इंटू 11, उसका 3 3 जो 9, 3 3 जो 9 2 9 2 हो रहा है, तो 3 6 जो 18 3.66। तो क्या आ गया अल्टीमेट आंसर 3.66 10 टू पावर -11। ये वाला हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ चुका है। तो यहाँ से इतना हमने जो अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया, तो अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया है जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 3.66 10 टू द पावर -11 ये हमारा आ चुका है। यूनिट किस में है, मीटर में है, किसमें मीटर में है। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग एमस्ट्रॉन्ग में करना चाहे एमस्ट्रॉन्ग में भी कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू में इसको कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं इतना -11 मीटर है तो इसको ठीक है, इसको हम लोग अभी ऐसे रखते हैं 3.66 10 टू द पावर -11 मीटर हमारा आ चुका है। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने बिना कैलकुलेटर, सबसे इंपॉर्टेंट है बिना कैलकुलेटर का हमने ये सब करना सीखा। इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। समझ पाए कि नहीं मुझे कमेंट करके बोलिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिना कैलकुलेटर का कैसे करते हैं हमने वो भी देख लिया अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो मैंने पूरा अप्रोक्सीमेशन मतलब सिखाया, यूट्यूब में आपको कोई नहीं सिखाएगा। बिना कैलकुलेटर का कैसे करते हैं वो अपने आपको दिखा दे, यूट्यूब में कहीं पर भी आपको ये टेक्निक नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का और हो गया। अभी देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है कि नहीं चेक करके देख लेते हैं। आप लोग को इतना टेक्निक सिखा रहा हूँ, वीडियो का एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। उसके बाद देखिए व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, कैन टू इंडिपेंडेंट सोडियम, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ में आएंगे। 6 का और भी सेम क्वेश्चन है। 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का 1 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोला है नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन में कौन सा रहता है, इंफ्रारेड रीजन में रहता है हमारा पासन सीरीज, हमारा पासन सीरीज रहता है। इंफ्रारेड रीजन में हमारा पासन सीरीज रहता है। इसके साथ क्या बोला है, जनरल फार्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ द सीरीज। तो पासन सीरीज का फार्मूला क्या है, इसका N1 है 3, N2 है 4 5 ऐसा करके चलता रहेगा। तो पासन सीरीज का फार्मूला है 1/r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये है उसका फार्मूला, पासन सीरीज का फार्मूला है ये वाला। 7 का 2 देखिए क्या बोला है। 7 का 2 बोला है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए फोटोन फॉल्स ऑन द इनिशियल इन द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, फोटोन ग्राउंड स्टेट से जाएगा n=4 में। तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है, n1=1 से कहाँ जा रहा है, n2=4 में हमारा जा रहा है, n2=4 में हमारा जा रहा है। तो ट्रांजिशन एनर्जी लेवल हमें दिखाना पड़ेगा और कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी लेवल कैसा ट्रांजिशन हो रहा है, तो एनर्जी कितना खर्चा होगा, En का मतलब है -13.6
एम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं तो -13.6 बाई 4 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 बाई 1 स्क्वायर। तो 13.6 कॉमन लेंगे तो 1 - 1/16 यही तो होगा ना, 1 - 1/16 दैट इज 15/16 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है टोटल एनर्जी डिफरेंस हमारा होगा 15/16 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है देखिए। सो हमारा यहाँ पर क्या है n = 1, तो यहाँ पर हमारा n = 2, यहाँ पर n = 3, यहाँ पर क्या होगा n = 4 होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन देखिए क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइज टू फोर्थ स्टेट। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, n = 4 स्टेट में यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, तो ये हमारा k शेल, l शेल, m शेल, n शेल एक्सेट्रा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो बोला है ट्रांजिशन एनर्जी लेवल डायग्राम कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। सो ये जो हमारा निकले यहाँ से मुझे वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का मतलब ही क्या है, एनर्जी का मतलब ही है h न्यू या hc/λ। तो हम यहाँ से क्या फॉर्मूला कर सकते हैं, लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहते हैं तो 12400 बाई लैम्डा को हम लोग एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, इक्वल टू 15/16 इंटू 13.6। तो यहाँ से अगर लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 12400 इंटू 16/15 इंटू 13.6 ये वाला होगा। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको फिर से अप्रोक्सीमेशन मेथड से करेंगे हम लोग, एक ही मेथड हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो 16, 15, सो देखिए कौन कौन में काट सकते हैं, किसको काट सकते हैं। सो लैम्डा ये हो गया, और किसको काटेंगे, ये 6 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 3 × 12, हाँ तो 4 3 × 12, 4 4 × 16, 4 से जाएगा, ये 4 3 × 12, 4 1 0 0 इससे जा रहा है, और किससे जाएगा 31 है, 3.4 है। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट मेथड से क्या कर सकते हैं, तो 3100 इंटू 16, 15 को मैं नियरली 16 लिख दे रहा हूँ, 3.4 को मैं 34/10, तो ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करने से 34 आ गया, तो ये कट गया, तो 34 है बाई 10। तो इसको काटने के लिए मैं अप्रॉक्सीमेट क्या कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेशन मेथड चाहिए मुझे इसको सॉल्व करने के लिए। सो देखिए क्या हो रहा है, 31/34 इंटू 1 2 3 इंटू 10³ 31 को मैं नियरली 30 कर दे रहा हूँ। सो 2 × 15, 2 × 17, सो 15/17, 15/17 क्या होगा 15/17, तो 0.150, तो 17 इंटू कितना करेंगे इसको 7 अगर करते हैं, 7 7 49, 7 7 49, 4 7 7, नहीं थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, 8 करते हैं, तो 8 7 56, 5 136, तो ये क्या होगा 4 1 14 हो रहा है, फिर 140, फिर 5 का अगर करते हैं, अगर हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49, और 119 9110, सॉरी इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 136, सो 4 हो जा रहा है, तो 0.88 में नियरली इक्वल्स टू 0.88 इंटू 10³ तो क्या लिख सकते हैं 880 एंगस्ट्रॉम, 880 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर हो रहा है। तो मेरा वेवलेंथ कितना आ गया, वेवलेंथ आ गया 880 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। जब भी लिखेंगे आंसर आप किसमें लिखेंगे, अप्रॉक्स में। तो बिना कैलकुलेटर का कैसे करते हैं हमने फिर से देख लिया, यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको भी आप लिख लीजिए। तो लैम्डा हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड लैम्डा आ गया, ठीक है। सो नियर अबाउट 880 एंगस्ट्रॉम। अभी आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेटर में अगर करते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेटर और कैलकुलेटर के बिना कितना डिफरेंस आता है हमने देख लिया, ठीक है। अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 7 का 2 हो गया है, तो अभी हम लोग बाकी डायरेक्ट चले जाएंगे 8 का 2 में। 8 का 2 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो एकदम थ्योरेटिकल मतलब एकदम जो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि अगर सब क्वेश्चन करने जाएं तो ये वीडियो मेरा 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो उतना बड़ा हम लोग वीडियो बना के आपका अटेंशन टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ आंसर तो आपको भी खुद के निकालना पड़ेगा। आप लोग को मैं स्पून फीड नहीं कराऊंगा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है खुद ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने जो क्लासेस लिया था उधर मैंने सब कुछ करा दिया था। अगर कोई भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो ये जो वीडियो है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, जिस वीडियो में जो चाहिए आपको उधर जाकर आप लोग मिल सकता है आपको। मैंने आपको पूरा सिलेबस आपका करवाया है। उसका देखिए 8 का 2 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन
ड्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी क्या दिया है, ड्यूट्रॉन 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और इसका क्या दिया है, और दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा का क्या दिया है 7.2 न्यूक्लियन, ये दिया है। बोला है क्वेश्चन में विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। तो जान लीजिए स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, तो दिस इज हमारा मोर स्टेबल। तो ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है वही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये है ज़्यादा स्टेबल। और उसके बाद फिजन एंड फ्यूजन में हो गया। हम लोग डायरेक्ट 8 का और का 2 करेंगे। 8 का और का 2 एक फिर से न्यूमेरिकल है, चलिए देख लेते हैं। 8 का और का 2, 8 का और का 2 क्या बोला है, 8 का और का 2 बोला है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज N0 काउंट्स पर मिनट एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 में n इक्वल्स टू क्या है, N0 है। फिर बोला है t इक्वल्स टू 5 मिनट में, t इक्वल्स टू 5 मिनट में n क्या बोला है, N0/E बोला है, n बोला है N0/E। फाइंड द टाइम इन विच एक्टिविटी रिड्यूसेस हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब मुझे हाफ टाइम पीरियड चाहिए, मुझे t हाफ का वैल्यू मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या दिया है, ये वाला रिलेशन दिया, हमारे पास क्या पता है, n इक्वल्स टू N0 e⁻ λt। तो ये n का वैल्यू क्या है, N0/E इक्वल्स टू N0 e⁻t का वैल्यू क्या दिया 5 मिनट में, तो -5 लैम्डा। सो N0 कट गया, सो e⁻5 लैम्डा इक्वल्स टू 1/E। यहाँ से e⁻1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, e⁻5 लैम्डा इक्वल्स टू e⁻1 हो गया। ठीक है, तो e⁻5 माइनस दोनों हो गया, तो -5 लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, -1। तो लैम्डा क्या होगा 1/5 होगा। तो ये लैम्डा का वैल्यू 1/5 क्या हो गया, मिनट इनवर्स, क्योंकि ये डी के कांस्टेंट हमारा निकल गया 1/5 मिनट इनवर्स। तो मुझे टी हाफ चाहिए, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ का फॉर्मूला है ln 2/λ, या ln 2 क्या हो जाएगा 1/5, दैट इज 5 ln 2, या इसको मैं लिख सकता हूँ ln 2 का वैल्यू क्या है 0.693 ln 2 का वैल्यू है। सो 5 to 15 1, 5 9 45 46, 5 6 30, और 4 जब क्या होगा 5 9 जब 46 4 30 34, 3.465 मिनट। तो मेरा हाफ टाइम पीरियड क्या हो गया, मतलब इस टाइम पीरियड में डी के हमारा हाफ सैंपल होगा। तो आप लोग किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है और वो भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड हाफ टाइम पीरियड 3.465 मिनट। तो ये है 8 का 2 का और। उसके बाद ये सब सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देख लेना एकदम। 9 का और का बी, 9 का और का बी एक ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन दिया है, तो उसको देख लेते हैं। 9 का और का बी, 9 का और का बी, नाइन का और का बी, तो क्या दिया है, ये दिया है ये दिया है। तो यहाँ पर ए बी, ये वाई डैश, ये क्या होगा वाई होगा। तो ये एंड गेट है, एंड गेट मतलब ए डॉट बी, ये क्या नॉट गेट है, सो क्या हो जाएगा ए बी होल बार। तो क्या बोला है यहाँ पर, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द गेट। तो आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट हुआ ए बी बार। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी बार। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 0 0 0 होगा, लेकिन बार है तो 0 का बार क्या होगा 1, 1 इंटू 0 0 होगा, 0 का बार क्या होगा 1, 1 इंटू 0 0, लेकिन 0 का बार है 1 1 1 1, लेकिन उसका बार क्या हो जाएगा 0। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 10 का बी, 10 का बी में सबसे पहले 10 का ये तो कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ मैं पेपर सॉल्व करने का टाइम भी, जहाँ पर मैंने आप लोग को इस बार जो काउंसिल का सैंपल पेपर था उधर भी ये करवाया था। इसके अलावा मेरा कम्युनिकेशन का लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 का बी। 10 का बी बोला है कि हमारा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डाइपोल एंटेना क्या होगा। ये जीपीएस वाला तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो मैंने पहला जो था मेरा उसमें कराया था। अभी इसको देख लेते ये क्या है। तो अभी 10 का क्या करेंगे, 10 का बी,
10 का भी करेंगे। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डाइपोल एंटेना कैरियर में फ्रीक्वेंसी बोला है कितना 30 मेगाहर्ट्ज, मुझे एंटेना का लेंथ चाहिए, दैट इज 30 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ये हमारा दिया है फ्रीक्वेंसी। तो हमारा वेवलेंथ क्या हो जाएगा C/F, तो 3 इंटू 10⁸ बाई 30 इंटू 10⁶, तो 3 इंटू 10, सो यहाँ पर 10⁸ बाई 10⁷ हो जा रहा है, दैट इज 10 मीटर। तो हमारा वेवलेंथ क्या आ गया 10 मीटर वेवलेंथ आ गया। तो एक आइडियल एंटेना का लेंथ होता है λ/2, ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम का थ्योरी है। सो एंटेना का जो लेंथ होता है, आइडियल एंटेना का जो लेंथ होता है, एंटेना का जो लेंथ होता है, इसका जो फॉर्मूला है L = λ/2, ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जान के रखिए। एंटेना का लेंथ होता है λ/2, तो लैम्डा का वैल्यू क्या है 10/2, दैट इज 5 मीटर। तो मेरा लेंथ ऑफ द एंटेना क्या आ गया, लेंथ ऑफ एंटेना आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द एंटेना, यह 10 का बी, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेक्शन हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, उसका और का क्वेश्चन इजी है, वो हम लोग नहीं करेंगे। सेक्शन सी में डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे, सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी क्या कहता है देखिए, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, रेडियस एक कर्व सरफेस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब एक का रेडियस बोला है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो दूसरा का रेडियस क्या होगा, दूसरा का रेडियस होगा इन्फिनिटी, ये होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होगा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो म्यू का वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 1/r1 का वैल्यू 15 माइनस 1/∞, दैट इज 0.5, 1/15 माइनस 0, सो 0.5/15, दैट इज 5/15 इंटू 10, 5 इंटू 3, दैट इज 1/30 हो रहा है। तो यहाँ से 1/f का वैल्यू क्या आ गया 1/30, तो मेरा फोकल लेंथ क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन। ये किसका फॉर्मूला था, ये लेंस मेकर फॉर्मूला था। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला था, लेंस मेकर फॉर्मूला से हमने ये कर दिया। 11 का क्वेश्चन, ये 11 का ए का क्वेश्चन था। अब 11 का बी का भी क्वेश्चन है, 11 का बी का क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। ये वाला पहले लिख लीजिए, उसको स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 11 का बी का क्वेश्चन करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए पहले। हो गया, ठीक है। चलिए, वीडियो कितना बड़ा हुआ पहले मैं वीडियो का लेंथ देख लेता हूँ। क्लास तो तब से चल रहा है, कितना बड़ा हुआ, और ठीक है अभी तक 1 घंटा नहीं हुआ है। चलिए आराम से आप सब कर लेंगे। चलिए, इतना तो आप लोग का अटेंशन स्पैम रखना पड़ेगा। 11 का बी का क्वेश्चन, 11 का बी का क्वेश्चन क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेन मिरर है। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं इधर ही इमेज बनाता हूँ थोड़ा लेफ्ट में। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। ये डिस्टेंस कितना बोला है 10 सेंटीमीटर बोला है। The parallel rays incident on convex lens after reflection from the mirror from an image at the optical center of the lens. So lens का ये वाला है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। फाइंड द रे डायग्राम एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोला है लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रे आ रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस। सो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा हमारा कॉन्वर्ज करेगा, तो इधर जाके हमारा कॉन्वर्ज हो रहा है, यहाँ जाके हमारा कॉन्वर्ज हो रहा है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से आके ऑप्टिकल सेंटर में इमेज बना रहा है, फिर से आके ऑप्टिकल सेंटर में इमेज बना रहा है। तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे वापस आया, ऐसे गया, ऐसे वापस आया। अगर ये मिरर नहीं रहता, अगर प्लेन मिरर नहीं रहता, तो मेरा इमेज कहाँ बनता, आके इधर मेरा इमेज बनता। ये है फोकल लेंथ किसका, ये है फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है। अगर मिरर नहीं रहता तो हमें ये जो डिस्टेंस है, हमारा टोटल ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ, ये निकालना है। क्या होगा, तो कैसे करेंगे, तो ये वाला 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, डी क्या दिया 10 सेंटीमीटर दिया है। तो प्लेन मिरर के लिए तो 10 सेंटीमीटर है। तो प्लेन मिरर के लिए इमेज भी कितना दूर बनता है,
ये भी 10 सेंटीमीटर बनता है ना। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम ही है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, वही तो इमेज डिस्टेंस है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम रहता है, तो यहाँ पर जो है 10 तो यहाँ पर भी 10, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 10 + 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरा फोकल लेंथ क्या हो गया, तो मेरा फोकल लेंथ यहाँ पर 10 है और उधर 10 है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 10 + 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर, एज सिंपल एज दैट। समझ गए, वेरी गुड। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 11 का और का बी का क्वेश्चन, ए का क्वेश्चन वो तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो तो आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। 11 का और का बी का क्वेश्चन करते हैं। चलिए 11 का और का बी, 11 का और का बी बोला डिफ्रैक्शन सिग्नल्स हाउ द विड्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज इफ स्लिट विड्थ इज हाफ एंड विजिबल लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ यूज्ड। तो हमारा जो स्लिट हाउ मतलब बोला है सेंट्रल मैक्सिमा का हमारा विड्थ एंड इंटेंसिटी। तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है डेल्टा एक्स क्या होता है बोले तो 2d λ/d सेंट्रल मैक्सिमा का होता है। अभी क्या बोला है सेंट्रल मैक्सिमा में, क्या बोला है कि स्लिट विड्थ हाफ हो गया। अगर मेरा स्लिट विड्थ मेरा, इसको आप लोग अभी इसको बीटा भी लिख सकते हैं, स्लिट विड्थ अगर मेरा हाफ हो गया, और क्या बोला है स्लिट विड्थ अगर हाफ हो गया, मतलब पहला वाला क्वेश्चन स्लिट विड्थ अगर हाफ हो गया तो मेरा बीटा डैश क्या हो जाएगा 2d λ/d/2 दैट इज 2 × 2d λ/d दैट इज 2 × बीटा। तो स्लिट विड्थ अगर हाफ हो गया तो मेरा विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ मेरा डबल्ड हो जाएगा। ठीक है, स्लिट विड्थ अगर हाफ हो गया तो विड्थ मेरा डबल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है विजिबल लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ अगर यूज्ड। सो मेरा अगर लैम्डा डैश अगर बढ़ जाता है लैम्डा से, तो बीटा डैश क्या हो जाएगा, बीटा डैश तो इसके साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो बीटा डैश हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बीटा से, मतलब इधर भी फ्रिंज विड्थ हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इधर भी हमारा क्या होगा विड्थ हमारा इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ इंक्रीज। तो हमारा दोनों केस में इंक्रीज होगा, एक में डबल हो जा रहा है, एक में लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और का सी, 11 का और का सी भी एक न्यूमेरिकल है, तो वो देख लेते क्या बोला है। 11 का और का सी क्या बोला है, 11 का और का सी, लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एज पैरेलल ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 मिलीमीटर। तो वेवलेंथ यूज क्या है कितना 550 नैनोमीटर, स्लिट विड्थ कितना है 0.1 मिलीमीटर में इंसिडेंट हुआ है। फाइंड द एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा, स्क्रीड डिस्टेंस है 1.1 मीटर, डी बोला है 1.1 मीटर। तो मुझे एंगुलर विड्थ चाहिए और फ्रिंज विड्थ चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 550 नैनोमीटर मतलब 550 10⁻⁹ मीटर, 0.1 मतलब 1 × 10⁻⁴ मीटर, और ये तो 1.1 दिया है। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा, याद कीजिए डिफ्रैक्शन में हमारा ऐसा हो रहा था। सो ये वाला पॉइंट क्या था प्लस d λ/d, ये वाला पॉइंट क्या था -d λ/d, तो ये टोटल सेपरेशन क्या हो गया था 2d λ/d। तो सबसे पहले ये है हमारा फ्रिंज विड्थ। तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा 2d λ/d। सो 2d का वैल्यू क्या है 1.1, लैम्डा का वैल्यू क्या है 550 10⁻⁹ बाई क्या दिया है 1 10⁻⁴। सो 1.1 है, सो 1.1 को अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो -10 हो जाएगा ना, तो -10 हो जाएगा। सो देखिए 2 × 11 22, 22 × 550, सो 550 × 22 तो क्या होगा 2 5 10, हाँ तो 0 1 1 1, सो 1 1 1 2 0 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो गया। तो ये 10⁻⁻6, तो ये किस में आया आंसर, मीटर में आया। तो इसको मैं और भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 या यहाँ तक कर सकते हैं 1, मतलब यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 दैट इज 1.11 10⁻⁻2 मीटर या 1.11 सेंटीमीटर। तो मेरा फ्रिंज विड्थ क्या आ गया
1.11 सेंटीमीटर, ये था फ्रिंज विड्थ। और क्या पूछा है, उसके साथ पूछा है कि एंगुलर विड्थ क्या होगा। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या है, 2 लैम्डा बाई डी, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2 लैम्डा का वैल्यू क्या है 550 10⁻⁹ बाई डी का वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 11 इंटू 10⁻⁵। ऊपर जाएंगे तो हाँ 2 5 10, हाँ 1100 हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 है, तो 0.11 रेडियन, ये हमारा आंसर है। तो एंगुलर विड्थ क्या आ गया 0.11 रेडियन, ठीक है। सो ये हमारा आ गया 0.11 रेडियन। तो ये हमारा थीटा। और 1 मिनट 1 2 3 4 0.011 होगा, 0.011 रेडियन, क्योंकि 0.5 -5 है, 5 तो 0 आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्मी लेवल, लाई कंडक्टर, ये सब ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा एकदम। 12 का और का बी एक न्यूमेरिकल है, वो हम लोग करेंगे। 12 का और का बी, 12 का और का बी, चलिए देख लेते हैं। ट्वेल्व का और का बी, 12 का और का बी बोला कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस। तो VC क्या दिया है, VC दिया है 3 वोल्ट दिया है, ठीक है। और हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर कितना दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर बोला है 3 किलो ओहम, ये बोला है। करंट गेन बीटा कितना बोला है 100 बोला है, बीटा 100 बोला है। बेस रेजिस्टेंस RB क्या बोला है, RB बोला है 2 किलो ओहम बोला है। फाइंड द पावर गेन एंड वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन और पावर गेन मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो वोल्टेज गेन और पावर गेन, अगर वोल्टेज गेन का फॉर्मूला को निकालना है तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला जान के रखिए। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है AB बीटा इंटू RC बाई RB, RC बाई RB, ये है वोल्टेज गेन का फॉर्मूला, बीटा इंटू RC बाई RB। तो RC बाई RB दोनों फॉर्मूला हमें दिया है। तो बीटा का वैल्यू भी दिया है क्या 100, RC का वैल्यू क्या दिया है देखिए 3 किलो ओम, 3 किलो ओम। RB वैल्यू को दिया क्या दिया 2 किलो ओम, ये कट गया, तो इसको काटेंगे तो 1.5, दैट इज क्या हो गया 150 आ गया। तो वोल्टेज गेन हमारा क्या आ गया 150 हमारा वोल्टेज गेन है। और क्या पूछा है पावर गेन, पावर गेन क्या है बोलिए तो ये जो वोल्टेज गेन निकला है इसके साथ बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा पावर गेन हो गया। तो हमारा पावर गेन क्या होगा, पावर गेन AP दैट इज बीटा इंटू AB, दैट इज 100 इंटू 150। तो यहाँ से क्या आ गया AP का वैल्यू 15000, ये हमारा 15,000 है पावर गेन का फॉर्मूला। दोनों ही क्या है यूनिटलेस क्वांटिटी है 15000। तो ये है हमारा आंसर। देख ले तो और कुछ दिया कि नहीं, तो यही हमारा था, और कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है। तो ये हमारा SC पेज 38 जो कि आपका इंग्लिश वर्जन का सेकंड पेज था ABTA का, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग कमेंट करके बोलना। ये जो मैं सेशंस ले रहा हूँ ये आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आप लोग कमेंट करके बोलना। आपका हर एक का कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी खुद से भी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ वो आप लोग खुद ही, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद कॉपी में वो सब चीज़ लिख लीजिए। बुक उठा के, मेरे लेक्चर सीरीज देख के, कहीं से भी किसी भी बुक से देख के वो सब नोट डाउन कर लीजिए। ये जो पेज का लिंक है, ये पेज का PDF नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ सब लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। तो और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आप में से मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि मैं जनवरी का 7 तक एनरोलमेंट ऑन रखूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बच्चे सीरियस है। अगर आप उसके बाद एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल नहीं कर पाएंगे। जनवरी 7 तक है लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट। तो एनरोलमेंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रहूँगा, या मैं आप लोगों को मेरा जो पिन्ड कॉमेंट है उधर भी रखूँगा। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस, मन लगा पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।